रही है स्क्रीन आप लोगों के साथ? यस मैम, ये बेसिक एसेज आए हैं। बेसिक ऐसे सो टुडे अवर टॉपिक इज, हमने एनालिटिकल रीडिंग पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर में, तो अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज ऐसे, और ऐसे की किस तरह हम राइट कर सकते हैं, और ऐसे के डिफरेंट टाइप्स कितने होते हैं और पार्ट्स कितने होते हैं, और किस तरह जी हम मैम। ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, वी विल राइट देयर। जी सो द बेसिक ऐसे ओके। क्या होता है, आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन है ऐसे के बारे में? आपने कभी पहले लिखा हुआ है स्कूल कॉलेजेस में, या फिर कभी अपने बच्चों के लिए भी किसी ने लिखा होगा? यस जी मैम। मैम। लिखा है आप लोगों ने? जी मैम। यस मैम, जी मजमून मजमून। जी, मजमून लिखना। पैराग्राफ जो। जी जी, वो पैराग्राफ तो उसके अंदर आ सकता है, वो हम कह सकते हैं जी कि मैम। पैराग्राफिंग हो सकते हैं हम ऐसे में। तो ऐसे की आपको खुद की पता है डिफिनेशन के ऐसे क्या है? व्हाट एन ऐसे इज? मैम बेसिक डेफिनेशन नहीं पता, बस तब शुरू से बस ये पता था ऐसे है। ऐसे एक हाँ मतलब मजमून लाइक, है। हाँ मैम जी बस जो एक किसी भी सब्जेक्ट चीज या topic जी है। मैम, हाँ टॉपिक है, टॉपिक के बारे टॉपिक में या आपने पार्टिकुलर उसको सब्जेक्ट पे हम लिखते हैं एक। Only one डिटेल person लिखनी है can you please speak one person at a time? You जी people मैम। are talking all together, so I'm not getting anyone. मैम ऐसे वो होते जो हम किसी सब्जेक्ट या टॉपिक के रिलेटेड हम लिखते हैं, जिसमें डिफरेंट पैराग्राफ आ जाते हैं, उसके इंट्रोडक्शन। जी जी, जी मैम। इट्स ओके, आई विल टेल यू। आप आसपास घूम रहे हैं ऐसे के? जी मैम। ठीक है, तो द थिंग इज, ऐसे क्या होता है, एनी पीस ऑफ राइटिंग, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में या सब्जेक्ट हो गया उसके बारे में आप लिख रहे हो, तो उसको क्या कहते हैं, हम ऐसे कहते हैं। ठीक है, और उसका सब्जेक्ट क्या होगा, थीम क्या होगा, सेम ही होगा। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में आप जो कुछ लिख रहे हो उसको हम कहते हैं ऐसे। तो ए बेसिक, तो ये आप अंडरस्टैंड कर लें। तो ऐसे कि हमने पढ़े होंगे, आप लोगों को भी पता होगा कि 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है इंट्रोडक्शन, सेकंड होता है बॉडी पैराग्राफ, उसमें फिर पैराग्राफ्स आते हैं, मल्टीपल पैराग्राफ्स होते हैं, और डिपेंड करता है कि आप किस तरह का ऐसे लिख रहे हैं और कितने ऐसेस लिख रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है, और डिफरेंट बॉडी में क्या होते हैं आप लोगों के, डिफरेंट पैराग्राफ्स आते हैं, और सपोर्टिंग सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स आते हैं। उसके बाद आप लोगों का कंक्लूजन आता है। तो ऐसे के कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। इज ए बेसिक पीस ऑफ राइटिंग रिटन अबाउट स्पेसिफिक टॉपिक। किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में आप लोगों को दिया जाए तो उसको लिखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऐसे कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? यस मैम। यस मैम। So please now come to your slides. So we have a basic essay consists of 3 main parts. तो यहाँ पे क्या आ गया है कि essay के कितने parts हैं? Introduction, यही मैंने बताया, body, conclusion होते हैं। ठीक है, Following this format will help you to write and organize an essay. तो आप आप लोग क्या सीखेंगे कि किस तरह essay लिख सकते हैं, किस तरह organized form में हम essay लिख सकते हैं। ठीक है, तो however flexibility is important while keeping this basic स्पेसिफिक असाइनमेंट गाइड, राइटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो जब भी हम ऐसे लिखते हैं ना, तो पहले हम अपना इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसके बाद हम ऐसे बॉडी पैराग्राफ लिखते हैं, उसके बाद कंक्लूजन लिखते हैं। सो इन तीनों में हम ये नहीं कर सकते कि दिस इज इंट्रोडक्शन, हमने टॉपिक दे दिया कि ये इंट्रोडक्शन है, तो वहां पे हमने वो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लिख दिया। उसके बाद हम ये नहीं लिख सकते कि दिस इज बॉडी, तो हम वो वाले इंफॉर्मेशन वहां पे लिख दें, वो उसको मजीद एक्सप्लेन करके लिखें। ये टॉपिक हम नहीं दे सकते, लेकिन हमारे उसमें ऐसे में क्या कोहेरेंस होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, और उसका जो फॉर्मेट है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो जो पढ़ रहे हैं उनको हो। ठीक है, उसको कहते हैं पार्ट्स ऑफ इसे। तो यहाँ पे मजीद एक्सप्लेन करके आप लोगों को दिया गया है, और मैंने ये सारे नोट्स जो है ना, ये आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर किए हैं, आप लोग ये देख लें। अगर आप लोगों को ये स्क्रीन शो नहीं हो रही, तो आप ये कर सकते हैं कि अपने मोबाइल फोन में ओपन कर सकते हैं। वैसे तो सबको शो हो रही है ना, किसी को मसला तो नहीं है अभी? यस मैम। जी जी। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो सिर्फ ओपन करके ऑनलाइन मुझे ऑनलाइन शो होने के लिए सिर्फ आए हुए हैं अटेंडेंस के लिए,
वो बराए मेहरबानी थोड़ा अटेंशन पे करें ताकि फिर आप लोगों को बाद में मसला ना हो। जो पेपर में बनाऊंगी ना तो उसमें ऐसे राइटिंग आएगी, मैं सिर्फ एमसीक्यूज एमसीक्यूज नहीं देती, मैं एमसीक्यूज भी आप लोगों से लिखवाऊंगी, ठीक है। तो इस वजह से आप थोड़ा एक्टिव हो जाएं और थोड़ा पार्टिसिपेट करें। आप लोग बिल्कुल बिल्कुल जीरो पार्टिसिपेशन है आप लोगों की। जी मैम। सिर्फ नाइला की और इस एक दो बच्चियों की आवाजें आ रही होती हैं, बाकी तो सारे सोए हुए होते हैं, सिर्फ ऑनलाइन और शो होके, ठीक है। तो सारे जाग रहे शोर ना आपको जाए। कैन यू प्लीज अनम्यूट बच्चे, आप लोगों के बच्चे आवाज कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी मैम, हम लोग सोए हुए नहीं होते, साथ साथ ड्यूटी कर रहे होते हैं, इस वजह से जैसे ही हमें मौका मिलता है हम पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा ठीक है, तो आप पार्टिसिपेट करें, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। यू आर डूइंग योर ड्यूटी, दैट इज नॉट माय हेडेक बच्चे, ठीक है। तो आपने खुद चूज किया है ना कि आप पढ़ेंगे, तो इसलिए आपको टाइम देना तो होगा। तो द थिंग इज पार्ट्स ऑफ एन जी मैम। ऐसे के हम पार्ट्स पढ़ेंगे। यार इंटरनेट का इशू आ रहा है। इंट्रोडक्शन एंड थीसिस। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले आप लोगों को एक टॉपिक, फॉर जो भी आप लोगों को टॉपिक मिल गया, फॉर एग्जांपल नर्सिंग फील्ड के बारे में, द इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सिंग आपको एक मिल गया है ना टॉपिक, तो उसके बारे में यू हैव टू राइट एन एसे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, नर्सिंग जो है इस फील्ड के बारे में आप इंट्रोडक्शन देंगे कि नर्सिंग का मतलब क्या है, इसका नर्सिंग क्यों करते हैं और ये फील्ड किस चीज के बारे में और उसमें क्या पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में आप लिखेंगे, दैट वुड बी योर इंट्रोडक्शन या थीसिस स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, वो आप लोगों का होगा। तो आप लोग ये क्यों लिख रहे हैं, किस पर्पज से लिख रहे हैं, या अगर आप आउटलाइन देना चाह रहे हैं, वो भी आप लोगों के इंट्रोडक्शन पार्ट में आएंगे। उसके बाद आप लोगों के पास आ जाती है बॉडी। बॉडी में आप लोगों क्या होता है, टॉपिक सेंटेंस नंबर 1 होता है, उसमें आप क्या करते हैं, सपोर्टिंग डिटेल्स डालते हैं। उसको ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए मजीद डिस्क्राइब करने के लिए क्या करते हैं, आप लोग सपोर्टिंग डिटेल्स डालते हैं, कंक्लूडिंग सेंटेंस उसमें डालते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट पैराग्राफ लिख रहे हैं ना टॉपिक सेंटेंस का, नर्सिंग के बारे में आपको हो गया, इंट्रोडक्शन आपने दे दिया, आउटलाइंस आपने दे दिया, किस पर्पज से आप लिख रहे हो वो आपने दे दिया, वो इंट्रोडक्शन हो गया, क्लियर हो गया। तो उसके बाद आप बॉडी पैराग्राफ में आते हैं। आप टॉपिक नहीं देंगे कभी भी के बॉडी है ये, सिर्फ आप पैराग्राफ चेंज करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा वो जो भी पढ़ने वाला है उसको। तो बॉडी में आप लोग क्या करेंगे, सपोर्टिंग डिटेल्स डालेंगे, उसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज नर्सिंग फील्ड इज अबाउट, या फिर नर्सिंग फील्ड के इम्पोर्टेंस आप लोग डालेंगे, या फिर एडवांटेजेस हो गए, या व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू एज ए पर्सन, आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों ने डालिए। तो एक पैराग्राफ में जब भी आप बात करें तो एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की या एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में बात करें, ठीक है। एक ही पैराग्राफ में आप ये बात नहीं कर सकते कि आप लोग नर्सिंग फील्ड की इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं और उसी पैराग्राफ में आप उनके जो नुकसानात हैं उनके बारे में बात कर रहे हों, ठीक है। या जो भी टॉपिक हुआ तो उसके बारे में अगर आप एक चीज के बारे में बात कर रहे हो, एक पैराग्राफ चूज करें और उस पैराग्राफ में सिर्फ उसी चीज के बारे में, उसी टॉपिक से रिलेटेड क्या करें, सपोर्टिंग डिटेल्स डालें और इस तरह करके लिखें कि आप लोगों का जो पैराग्राफ है वो क्लियर हो जाए, आप लोगों का मैसेज डिलीवर हो जाए। तो उसके बाद यह है कि बॉडी में हम क्या करते हैं, पैराग्राफ चेंज करते हैं, और अगर हम ज्यादा कुछ लिख रहे हैं तो वी कैन यूज मल्टीपल पैराग्राफ, ज्यादातर पैराग्राफ हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, Yes. सेकंड पैराग्राफ में अगर नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड ये एग्जांपल अगर हम आगे लेके बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंस। तो अगर नर्सिंग फील्ड में मसले क्या हैं, तो आप लोग क्या डिफिकल्टीज इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग करके आप ये वाला टॉपिक, इसको सिर्फ इसी जो भी मसले हैं वो इस पैराग्राफ में आप शेयर करेंगे, ठीक है। आप लोगों को जो मसले पेश आ रहे हैं, जो एजुकेशन का मसला है या जो भी है, जो भी मसले आप लोगों के हैं वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। या आप लोगों को पता है मैं एज ए एग्जांपल इन चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ, या आप लोगों को और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को याद होंगे या हेडिंग्स आपको याद होंगे, सो इफ़ यू वांट टू डिस्कस अबाउट दैट
तो यू कैन डिस्कस दैट। सो आई वांट टू टेल यू इज कि आप लोगों ने स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बारे में जब भी आप लिखोगे तो उसको अलग पैराग्राफ में लिखोगे, और दूसरा जो पैराग्राफ आप लिखेंगे वो होगा अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड। सब्जेक्ट अलग नहीं होगा, वही होगा। सब्जेक्ट का मतलब ये है कि आप क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन यस, एक में एडवांटेजेस हैं तो एक में डिसएडवांटेजेस आप लिखेंगे। हाँ, इस तरह अगर एक पैराग्राफ में आप इंपॉर्टेंस लिख रहे हो तो नेक्स्ट टाइम में जो भी आप लोगों को डिफिकल्टीज नर्सिंग फील्ड में पेश आ रही हैं वो लिख देंगे। ठीक है, क्लियर हो गई आप लोगों को बात? एक पैराग्राफ में सिर्फ जी, एक जी, स्पेसिफिक चीज के बारे में आप बात करेंगे। उसके बाद जो हमारा कंक्लूजन आ गया, ऐसे में ये बॉडी में हेडिंग्स दे सकते हैं, लाइक हम चीजों की हेडिंग्स। जी ऑफ कोर्स आप हेडिंग जी। दे सकते हैं ना, सब हेडिंग दे सकते हैं, लेकिन ये हेडिंग नहीं दे सकते कि दिस इज इंट्रोडक्शन, दिस इज बॉडी एंड दिस इज कंक्लूजन। हाँ जी मैम, जी मैम। एक्सक्यूज मी मैडम, वो जिस तरह हमारे एमसीक्यूज वाला पेपर होता है, तो क्या इंग्लिश का पेपर एमसीक्यूज की तरह नहीं होगा? वो जिस तरह पहले इंग्लिश का हमने पेपर दिया है वैसे ही होता है? बिल्कुल वैसे ही होगा, लेकिन आपको पता है तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कुछ लिखना भी होगा। जी ठीक हो मैम। गया। ठीक है, तो आई कैन गिव यू मैम ऐसा होगा या फाइनल में? फाइनल आई एम नॉट श्योर अबाउट फाइनल में तो आप लोगों के सारे एमसीक्यूज ही आते हैं। मिड टर्म में जरूर इस तरह होगा कि यू हैव टू राइट इन एसे, या आप लोगों को एक पैराग्राफ लिखना होगा। ठीक है, किसी भी टॉपिक के बारे में, फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट आ गया, या फिर एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, या सोशल मीडिया ये आ गया, व्हाट इज कोरोना वायरस और ये कब हुआ था। तो आप इसके बारे में कोई भी एक सिंपल सा आप लोगों को एक टॉपिक मिलेगा तो यू हैव टू राइट कि आप लोगों ने ऐसे लिखना है। तो उसमें आप लोग क्या करेंगे, इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे कि आप लोग इंट्रोडक्शन देंगे पहले, उसके बाद बॉडी पैराग्राफ होगा आप लोगों का, फिर उसके बाद आप लोगों का कंक्लूजन होगा। तो कंक्लूजन में आप लोग क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, रीस्टेट थीसिस। तो आप क्या करेंगे, जो भी आप लोगों ने पहले लिखा है इंट्रोडक्शन में या बॉडी पैराग्राफ में, वो आप रीस्टेट करके प्रिसाइज करके वो लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपने आगे जो पहले जो इन्फॉर्मेशन दी है बॉडी पैराग्राफ में और इंट्रोडक्शन में, वो इन्फॉर्मेशन आप समराइज करके छोटा करके कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं। दैट इज योर कंक्लूजन। ठीक है, पार्ट्स ऑफ एन एसे, इंट्रोडक्शन। सो यहाँ पे मजीद आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे दे दिया गया है, आप ये देख भी लें, अगर आप लोगों के पास टाइम हुआ तो ये देख लीजिएगा। ठीक है, द इंट्रोडक्शन गाइड योर रीडर। तो आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, आप ये जहन में रखें, इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे। द इंट्रोडक्शन गाइड्स योर रीडर्स इनटू पेपर बाय इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक। आप सबसे पहले अपने टॉपिक को जिस तरह मैंने बताया इंट्रोड्यूस करेंगे कि किसके बारे में, उसका बेसिक इंफॉर्मेशन उस चीज के बारे में देंगे, जो भी आप लोगों को टॉपिक मिला उसके बारे में। इट शुड बिगिन विद अ हुक दैट कैचेस द रीडर इंटरेस्ट। द हुक कुड बी a quote, a question, background or introductory information। आप क्या करेंगे, एक या फिर आप कोट के साथ स्टार्ट करेंगे, एक कोटेशन आप वहां पे डाल देंगे। इस तरह आप अपनी राइटिंग स्टार्ट करेंगे कि उसको देख के ही आपका रीडर क्या हो, अट्रैक्ट हो, वो क्या हो, और उसके साथ क्या हो, अट्रैक्ट हो, और आपके जो ऐसे जो आप राइट कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट ले और पढ़ने वाले को मजा आ जाए। ठीक है, कोटेशन आप बैकग्राउंड और इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन आप डाल देंगे। आफ्टर गेटिंग द रीडर अटेंशन, द इंट्रोडक्शन शुड गिव सम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑन द टॉपिक दे आर। कैन यू प्लीज अनम्यूट इट बच्चे? The idea within introduction should be general enough for reader to understand the main claim and gradually become more specific to lead into the thesis statement. The thesis statement concisely state the main idea or argument of the essay. तो introduction में हमारा क्या होता है, thesis statement में include होता है क्या? थीसिस स्टेटमेंट जो है ये आप लोगों को, जो आप ऐसे जिस चीज के बारे में लिख रहे हैं उसका मेन आइडिया क्या है, ठीक है, किस मकसद से लिख रहे हो, उसका मेन आइडिया जो है, उसका थीम जो है, उसको आप एक्सप्लेन कर रहे हो। ठीक है,
उसमें आ जाएगा। ये थीसिस स्टेटमेंट में ये जो भी पढ़ेगा थीसिस स्टेटमेंट पढ़ के उसको समझ आ जाएगी कि व्हाट यू आर राइटिंग अबाउट और क्यों लिख रहे हो और मेन आइडिया क्या है इस टॉपिक का। ठीक है, आपके ऐसे का मेन टॉपिक क्या है, मेन आइडिया क्या है या थीम क्या है। They say set limits on topic and can indicate the organization of the essay. The thesis work is a roadmap for entire essay showing the reader what you have to say and which main points will you use to support your ideas. तो thesis statement जो है इसमें आप अपने आउटलाइन भी दे सकते हैं, यानी आप किन किन चीजों के बारे में बात कर सकते हैं। As we take example of nursing profession, nursing field का आपको टॉपिक मिला है, आपने इंट्रोडक्शन दे दिया है बेसिक, और थीसिस स्टेटमेंट में आप क्या देंगे, आप एडवांटेजेस के बारे में बात करें, डिफिकल्टीज के बारे में बात करें, डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें, जिस चीज के भी बारे में बात कर रहे हो तो आप लोग क्या करेंगे, आप बुलेट पॉइंट्स में वहां पे लिख सकते हैं, एज ए आउटलाइन वहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, इट डिपेंड्स कि हाउ लॉन्ग इज योर ऐसे, आप अपना ऐसे कितना लॉन्ग बना रहे हैं ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप बुलेट पॉइंट पे भी लिख सकते हैं या ऐसे ही आप एक पैराग्राफ की सूरत में भी लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन और थीसिस स्टेटमेंट की समझ आ गई बच्चे आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, उसके बाद बॉडी है। द बॉडी ऑफ एन एसे सपोर्ट द मेन पॉइंट्स प्रेजेंटेड इन द थीसिस। जो भी मेन पॉइंट आपने डिस्कस किए ना थीसिस स्टेटमेंट में, थीसिस स्टेटमेंट में आप कहेंगे आई विल टॉक अबाउट नहीं कहेंगे, आप सिर्फ ये लिखेंगे एडवांटेजेस ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग प्रोफेशन, डिफिकल्टीज इन नर्सिंग, ये आप लोगों ने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो उसके बाद आप फर्स्ट पैराग्राफ में आप क्या करेंगे, एडवांटेजेस ऑफ नर्सिंग फील्ड, या इस तरह आप लोग लिख देते हैं, या मेरिट्स ऑफ नर्सिंग फील्ड आप लोगों ने लिख दिया, तो ये सारे मेरिट है। तो सेकंड पैराग्राफ में आप क्या लिखोगे, डिफिकल्टीज इन नर्सिंग फील्ड, उसमें लिखोगे। ठीक है, each point is developed by one or more paragraph and supported with specific details। specific खास उस टॉपिक से रिलेटेड, उसी चीज से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन देंगे। These detail can include support from research and experiences depending on the assignment। तो आप यहाँ से कहाँ से रिसर्च से मदद ले सकते हैं, डिफरेंट आर्टिकल से मदद ले सकते हैं, यानी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि इस आर्टिकल में ये कहा गया था, इस क्या में पार्ट्स ऑफ एसे में इस राइटर ने ये कहा था नर्सिंग फील्ड के बारे में। अगर आप दूसरों की इंफॉर्मेशन जो है, उनकी रिसर्च जो है आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, इन एडिशन टू दिस सपोर्ट द अदर ऑन एनालिसिस एंड डिस्कशन ऑफ द टॉपिक लाइज आइडियाज टुगेदर इन द कंक्लूजन दैट सपोर्ट द थीसिस। तो आप अपने आइडियाज वहां पे शेयर कर सकते हैं, आप लोगों का उस चीज के बारे में क्या आइडिया है। ठीक है, सो ये डिपेंड्स कि हाउ लॉन्ग इज योर ऐसे। अगेन ये मैं बात कर रही हूँ कि आप कितना लंबा ऐसे आप लिख रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, उसके मुताबिक अपने पैराग्राफ चूज कर सकते हो, अपने टॉपिक चूज कर सकते हो। ठीक है, ट्रांजिशन, सो दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन राइटिंग एन ऐसे। ठीक है, जब भी हम कुछ लिखते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल हमने ये कहा कि हमारा इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होता है और कंक्लूजन होता है। तो हम इन चीजों में हमारा क्या होना, कोहेरेंस होना, इन चीजों का, इन 3 पार्ट्स ऑफ एसेस का एक दूसरे से जुड़े होना क्या होता है, बहुत लाजमी होता है। ठीक है, तो उन चीजों को हम जोड़ने के लिए इंग्लिश में हमारे पास कुछ फ्रेजेस होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, जिनकी मदद से हम उन चीजों को जोड़ते हैं। तो पढ़ने वाले को समझ आ जाती है कि ये सारे एक दूसरे से लिंक्ड है सारे। तो क्या होता है, उन चीजों को, उन फ्रेजेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशंस कहते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन कनेक्ट्स पैराग्राफ टू ईच अदर एंड टू थीसिस। ये जो होते हैं वो फ्रेजेस होते हैं या फिर वो वर्ड्स होते हैं जो दो पैराग्राफ्स को एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करते हैं, या फिर ये जो बॉडी पैराग्राफ हो गया, कंक्लूजन को इनके साथ कनेक्ट करते हैं, और फिर इंट्रोडक्शन है, इनको इनके साथ कनेक्ट करते हैं। तो आप लोगों के पास एक फ्लो आ जाता है, तो रीडर्स को भी समझ आ जाती है, उनके पास एक फ्लो आ जाता है, किसी पोज वो नहीं लेते। ठीक है, वो पोज नहीं लेते वहां पे, तो उनको कोहेरेंस एक आ जाती है, उनको समझ आ जाती है, क्लियर हो जाती है बात कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो अगर सडनली हमने ट्रांजिशन, विदाउट यूजिंग ट्रांजिशन हमने पैराग्राफ चेंज किया है, तो उस पढ़ने वाले को ये लगेगा कि
ये बात यहाँ पे खत्म हुई नहीं है कि दूसरी बात स्टार्ट हो गई है और पता नहीं किन चीजों के बारे में बात हो रही है। पहले तो ये एडवांटेजेस के बारे में बात कर रहे थे, अभी डिफिकल्टीज के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है, सारा कुछ मिक्स हो जाएगा, ठीक है, और चीजें क्लियर नहीं होंगे। और इफ यू वांट टू मेक योर ऐसे क्लियर, सो यू हैव टू यूज ट्रांजिशंस। सो हम पढ़ेंगे कि ट्रांजिशन हमारे पास कौन कौन से हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो वर्ड्स भी हम पढ़ेंगे। दिस ट्रांजिशन कैन बी 1 or 2 वर्ड्स, ये एक वर्ड भी हो सकता है, 2 वर्ड्स भी हो सकते हैं, एक फ्रेज भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट आई वांट टू इंट्रोड्यूस दिस टॉपिक करके आपने इंट्रोड्यूस कर लिया। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप नेक्स्ट करके लिख सकते हो, या इन एडिशन विद करके लिख सकते हो, फर्दर मोर करके लिख सकते हो, देयरफॉर करके अगर आप लिखना चाह रहे हो। तो इस तरह के ट्रांजिशन वर्ड्स आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है, समझ आ रही है बातों की? Yes, Yes, ma'am. ma'am. और 1 or 2 sentences that bring reader to next point। तो आप लोगों को ये ट्रांजिशन की मदद से आप लोगों का जो भी रीडर है उसको क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट में वो सेंटेंस को आसानी से समझ आ जाएगी, उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी। द टॉपिक सेंटेंस ऑफ ए पैराग्राफ ऑफन सर्व एज ट्रांजिशन। टॉपिक सेंटेंस जो होता है ना, वो हर टाइम के एज ए ट्रांजिशन यूज होता है। सो हमारे पास लास्ट जो है, लास्ट पार्ट जो है वो है कंक्लूजन। कंक्लूजन ब्रिंग्स टुगेदर ऑल द मेन पॉइंट्स ऑफ द एसे। जो भी मेन पॉइंट्स आपने ऊपर मेंशन किए हैं अपने एसे में, वो यहाँ पे आके लिख सकते हो आप। इट रिफर बैक टू द थीसिस स्टेटमेंट एंड लीव्स रीडर विद अ फाइनल थॉट एंड सेंस ऑफ क्लोजर बाय resolving any ideas brought up in the essay. It may also address the implication of argument in the conclusion. New topics or ideas that were not developed in the paper should not be introduced। तो आप कंक्लूजन में वो लिखेंगे अपने आइडिया। फॉर एग्जाम्पल, आपने लिखा है नर्सिंग फील्ड के बारे में लिखा है, इंट्रोडक्शन दे दी है, और डिफिकल्ट नर्सिंग एडवांटेजेस के बारे में लिखी है, डिफिकल्टीज इन नर्सिंग फील्ड के बारे में आप लोगों ने लिखी है। तो आप क्या करेंगे, उसके बाद आप कंक्लूजन अभी आप लोग लिख रहे हो, तो कंक्लूजन में आप उन चीजों को क्या करेंगे, समराइज करके लिखेंगे, और अपने आइडियाज, आपके क्या आइडियाज हैं, या आप किस तरह ओवरकम कर सकते हैं इन डिफिकल्टीज को, या आप अपने सजेशन दे सकते हैं, या आप अपने आइडियाज, अपने ओपिनियन कंक्लूजन में शेयर कर सकते हैं, लेकिन इन ए प्रिसाइज वे। प्रिसाइज का मतलब ये है कि इन ए शॉर्ट फॉर्म आप ब्रीफली आप वहां पे रख सकते हैं, ठीक है, अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, वो आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात? एक और ये बात याद रखें, कंक्लूजन में जब भी आप लिखेंगे, कंक्लूजन में अगर आपने आगे बॉडी पैराग्राफ में, इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने ये चीजें इंट्रोड्यूस, कोई ऐसा टॉपिक है जो आपने डिस्कस नहीं किया है, तो वो आप ला के कंक्लूजन में अगर लिख रहे हैं, तो दैट इज नॉट ए करेक्ट ऐसे। तो जिन पॉइंट को आपने पहले डिस्कस किया है उन्हीं को आप समराइज करके कंक्लूजन में लिखेंगे। कोई नया आइडिया आप कंक्लूजन में नहीं लिख सकते, ये बात याद रखिएगा। क्लियर हो गई बात? जी मैम। Yes, ma'am. ठीक है, ओके, वी विल गो टू अवर नेक्स्ट स्लाइड विच इज ऐसे की पार्ट्स की समझ आ गए, ऐसे क्या है वो आप लोगों को समझ आ गई है ना? जी मैम। Yes, ma'am. Can you see the next slide, coherence in writing? Yes, यस मैम। जो हमने पढ़ा था कि ट्रांजिशनल एक्सप्रेशंस जो थे, हमने ऐसे के में पढ़ा था कि वो इम्पोर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि हम कब कब कौन कौन से फ्रेजेस, वर्ड्स जो हैं वो हम यूज करेंगे पैराग्राफ को चेंज करते वक्त, ऐसे लिखते वक्त, या पैराग्राफ लिखते वक्त, या ऐसे लिखते वक्त। हम जब भी अपने पैराग्राफ को चेंज कर रहे होते हैं, तब हम कौन से फ्रेजेस हैं, कौन से हमारे पास वर्ड्स हैं, उनको यूज करके हम अपने राइटिंग में कोहेरेंस लाएंगे, ठीक है। कोहेरेंस का मतलब है एक दूसरे से लिंक्ड होंगे, ठीक है, Yes. राइटिंग में। सो हमारा क्या है, कोहेरेंस इज ए क्वालिटी ऑफ एन एसे व्हेन ऑल वर्ड्स आर क्लियरली कनेक्टेड। तो सबसे पहले ये बात आप क्लियर करने जहन में कि कोहेरेंस वो क्वालिटी है ऐसे कि वहां पे जहां ऐसे के जो तीनों पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से क्लियरली कनेक्टेड हों। एन ऐसे इज नॉर्मली रिटन इन पैराग्राफ फॉर्म। ये हमने पढ़ा कि ऐसे को हम पैराग्राफ में लिखते हैं, पैराग्राफ में डिवाइड करके लिखते हैं।
फ्रॉम विच फॉर इंट्रोडक्शन द मेन बॉडी एंड कंक्लूजन, ये हमें पता है कि ये 3 पार्ट्स हैं। तो इनको कनेक्ट करने के लिए कोहेरेंस में हम कुछ वर्ड्स यूज करते हैं। इवन इफ ऑल द आइडियाज इन अ पैराग्राफ रिलेटेड टू द मेन आइडिया, they will not be effective if they are presented in chaotic jumble. Coherence is therefore created when the ideas are arranged in a logical pattern. The following are some of the strategies to achieve coherence in essay writing. So essay writing में आप लोग क्या करेंगे, आप कोहेरेंस अचीव करने के लिए, अपने राइटिंग को क्लियर करने के लिए ये स्ट्रेटजीज आप लोग यूज करेंगे, ठीक है। ट्रांजिशन एक्सप्रेशन are useful to link one paragraph with another just as they guide reader through shift within a paragraph. These expressions work like hook to link one paragraph with another. तो हमने ये पढ़ा कि ये जो होते हैं एक्सप्रेशन, ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये लिंक होते हैं, लिंक करते हैं 2 पैराग्राफ को या ऐसे के जितने भी पार्ट्स हैं उनको। तो ये एक एज अ हुक काम करता है, ठीक है, पैराग्राफ को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए। विदाउट दिस लिंकिंग डिवाइस एन ऐसे कैन सीम एज लूज चेन ऑफ अनरिलेटेड ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर हम ये फ्रेजेस यूज ना करें, अगर हम ये वर्ड्स यूज ना करें, ट्रांजिशन एक्सप्रेशन अगर हम अपने ऐसे में यूज नहीं करेंगे पैराग्राफ को चेंज करते वक्त, तो क्या होगा, वो एक अनक्लियर सा कुछ बनेगा, वो क्लियर नहीं होगा। तो उसको क्या कहते हैं, लूज चेन ऑफ अनरिलेटेड ब्लॉक्स। वो एक दूसरे से, वो जो हमारे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हम देख रहे हैं, वो क्या दे रहे होते हैं, वो एक दूसरे से लिंक भी नहीं नजर आएंगे, वो इंफॉर्मेशन भी रीडर्स को क्लियर नहीं होगी, वो आप लोगों का ऐसे जो है वो रीडर्स को इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा। सो ये जो हमारे पास है, यू हैव टू, आप लोगों ने एक तरह से रट लगाने हैं कि ये क्या क्या है, ठीक है, और हम ये कहाँ यूज करते हैं। यूज टू सिग्नल एग्जाम्पल्स, स्पेसिफिक्स एंड एक्सटेंशन। जब भी आप अपने ऐसे में कोई एग्जाम्पल दे रहे हो, किसी चीज को मजीद स्पेसिफाई करके लिख रहे हो, तो आप लोग क्या करेंगे, ये सारे फ्रेजल एक्सप्रेशन क्या है, ट्रांजिशन एक्सप्रेशंस आप लोग यूज कर सकते हो। तो विच इज डिफाइन एज, फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, इन फैक्ट, इन अदर वर्ड्स, नॉन एज, नेमली, ये जो सारे हैं आप देख लीजिएगा इनको, ये आप लोगों को लिखने होते हैं, ठीक है। ये कब लिखेंगे, ये सारे एक्सटेंशन आप कब यूज करेंगे, आप लोगों को ये एमसीक्यूज आ सकता है आपके फाइनल टर्म पेपर में या मिड टर्म पेपर में कि when we are writing, when used to signal example, which kind of which phrasal verbs are not phrasal verb, I'm sorry for that, which phrases are which words we can use। तो इनमें से आप लोगों को दिया गया होगा, इनमें से कौन सा हम यूज कर सकते हैं, समझ आ गई? जी मैम। सिर्फ एक बच्ची के अलावा और कोई बोल ही नहीं रहा यहाँ पे। यस मैम आ गई है, मैम आ गई यस मैम आ गई। झूठ मैम आ रही है, झूठ झूठ नहीं मैडम आ रही है, ऊंची आ रही है, बोल रहे हैं। सारे सुन रहे। ठीक है, मैं लास्ट में सबसे पूछूंगी, ठीक है। ओके मैम। तो लास्ट में सारे वो हो जाएंगे ना, गायब हो जाएंगे। हाँ नहीं नहीं ठीक है। तो जब भी हम सीक्वेंस में लिख रहे हो, किसी ऑर्डर लोकेशन के बारे में बात कर रहे हो, तो ऑर्डर में सीक्वेंस में लिखने के लिए इन चैप्टर नंबर 6 ये सारे चैप्टर, कैन यू प्लीज अनम्यूट? गर्ल्स, यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो आप सुने, तो जब भी आप किसी सीक्वेंस में ऑर्डर में किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो या एक्सप्लेन कर रहे हो, किसी ऑर्डर में या सीक्वेंस में किसी इंफॉर्मेशन, किसी चीज का इंफॉर्मेशन दे रहे हो, सो यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ फ्रेजेस या दिस काइंड्स ऑफ वर्ड्स इन चैप्टर नंबर 6, इन चैप्टर इन पार्ट 10 in this part. Finally, first of all, last, next, second, subsequently, then, to begin, to start with, ये सारे आप लोग यूज कर सकते हो फ्रेजेस। जब भी आप कंक्लूजन लिख रहे हो, कंक्लूजन जब भी आप वो कंक्लूजन वाला पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे, तो यू विल स्टार्ट लाइक दीज फ्रेजेस, all in all, at this point, at last,
या फिर in brief, in conclusion, to conclude this essay, to summarize this essay, in short, in summary, on the whole, ये सारे जब आप conclusion paragraph start कर रहे हो तो ये सारे तो एक टाइम पे यूज नहीं कर सकते, एक ही आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं और आप लोगों को आप जब देखेंगे इंटरनेट में जाके आप देखेंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, यहाँ पे तो ये सिर्फ इंक्लूड हुए हैं, ठीक है। यूज टू सिग्नल ऑब्जेक्टिव्स इंटरेस्ट, या किसी का एम या मकसद आप लिख रहे हो तो आप लोग ये कर सकते हो। Can you please give me 2 minutes, बच्चे? I have an important call to attend. Okay, ma'am, sure. श्योर मैम। Just 2 minutes, just 2 minutes. ठीक है? I'm so sorry for this. No problem. So, जब भी आप कोई ऑब्जेक्टिव किसी पैराग्राफ में किसी चीज का ऑब्जेक्टिव लिख रहे हो या कोई इंटरेस्ट या कोई एम हो गया वो लिख रहे हो तो आप क्या करेंगे, इन फ्रेजेस इन वर्ड्स का यूज करेंगे। एम टू, फोकस ऑन, और इंटेंट टू, सीक टू, वांट टू, विश टू, आई वांट टू एट दिस पॉइंट, या इस तरह करके आई वांट टू फोकस ऑन दिस पॉइंट, ये करके आप लोग स्टार्ट कर सकते हो तो आप लोगों को क्लियर होता है, यानी आप लोगों के रीडर जो है उनको क्लियर होते जाएंगे, ठीक है जी। So the next is use signal ring repeat. आप अगर किसी सेंटेंस को, अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को दोबारा रिपीट करके लिखना चाह रहे हो तो आप क्या करेंगे, या किसी सेंटेंस को दोबारा मजीद एक्सप्लेन करके लिखना चाह रहे हो तो आप ये फ्रेजेस यूज कर सकते हैं। ये वर्ड्स जो हैं, ट्रांजिशनल एक्सप्रेशंस जो हैं, ये आप यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली, एडिशनली, अल्टरनेटिवली, ऑल्दो, एंड, एज ए कंसिक्वेंस, एज ए रिजल्ट ऑफ, एट द सेम टाइम, ये आप कर सकते हो। पैराग्राफ की स्टार्ट में भी लिख सकते हो और बीच में भी लिख सकते हो। ये ऐसी बात नहीं है कि आप लोग ये बीच में नहीं लिख सकते, सिर्फ स्टार्ट में लिख सकते हो, ये बात नहीं है। और ये बात जरूर याद रखें, आप लोगों को ये हाईलाइट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोगों ने अभी ये ट्रांजिशनल वाला वर्ड आप लोगों ने ऐड किया है तो आप लोग ये हाईलाइट करके लिखें, जरूरी नहीं है। सिर्फ आप लोगों ने लिखना है, वो पढ़ने वाले को खुद ही समझ आ जाएगी, ठीक है जी मैम। ये वही है, ठीक है। रिपीटिशन में आप जब भी लिखोगे तो आप ये सारी चीजें लिखेंगे। आप लोग ये याद कर दें कि कब हमने कौन कौन से वर्ड्स यूज करने हैं, कौन कौन से फ्रेजेस हमने यूज करने हैं, ठीक है। Okay, ma'am. जी मैम। एनी क्वेश्चन हियर? No, ma'am. No, ma'am. Clear. क्लियर हो गई है। अभी हम जाते हैं रिफरेंसिंग एंड साइटेशन की तरफ। Okay. Citation and referencing, बच्चे, this is very important topic as far as your papers are concerned, final papers are concerned, ठीक है। आपके final papers के point of view से this topic is very important. Most of the MCQs जो आते हैं वो इस topic से ही आते हैं। APA writing style या referencing and citation style, इन चीजों से आप लोगों के MCQs आते हैं, ठीक है। APA writing style उसे कहते हैं कि American Psychological Association, ठीक है। APA referencing citation, साइटेशन जो भी होता है बच्चे, जब भी आप कोई ऐसे लिखते हैं, जब भी कोई आप आर्टिकल लिखते हो या रिसर्च पेपर लिख रहे हो, तब आप क्या करते हैं, किसी इंटरनेट, आप लोग, हम तो इंसान है ना, हमें तो हर चीज की इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, इंटरनेट पे जाते हैं या कोई और दूसरा बुक उठाते हैं या रेफरेंस बुक उठाते हैं, तो वहां से उस चीज के बारे में पहले दी गई इंफॉर्मेशन जो है, पहले दी गई आर्टिकल्स हैं, पहले दी गए स्कॉलरली बुक्स हैं, जो भी आप लोगों को मिलती हैं, वो हम क्या करते हैं, अपने वर्क में इंक्लूड करते हैं, अपने आर्टिकल में इंक्लूड करते हैं, अपने ऐसे में इंक्लूड करते हैं, ठीक है।
ताकि हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, साइट का मतलब क्या है, हवाला देना, किसी का हवाला, रेफरेंसिंग, ये किसी को जामिन करार देना कि ये उन्होंने लिखा था, या साइटेशन का मतलब यही है कि इनका हवाला दे के आप लिख रहे हैं कि इन्होंने ये कहा था इस ऐसे में, इस पर्टिकुलर ऐसे में या इस पर्टिकुलर आर्टिकल में इन्होंने ये कहा था। जिस भी राइटर है उनका नाम लिख के आप लोग क्या कर सकते हो, उसका हवाला दे सकते हो। सो जब भी आप कोई ऐसे लिख रहे हो, उसमें आपने किसी और का आर्टिकल आपने यूज किया है, किसी और का वर्क आपने यूज किया है, सो टू अवॉइड प्लेजरिज्म को किसी कॉपी, जब भी आप किसी का वर्क जो है आप कॉपी करते हैं, सो दिस इज रॉन्ग, गलत बात है। तो आप उसको कॉपी ना करें, कोई गलत ना हो, तो इसलिए आप क्या करेंगे, आप उस चीज का रेफरेंस देंगे, यानी ऑथर का नाम लिखेंगे उसमें, और उसमें क्या करेंगे, जिस डे में वो आर्टिकल पब्लिश हुई है, जहां से आपने हेल्प ली है, जिस डे में वो बुक पब्लिश हुई है, जो आर्टिकल वो पब्लिश हुई है, उस डेट को आप लिखेंगे। ठीक है, और उसको हम क्या कहते हैं, रेफरेंसिंग या साइटेशन हम कहते हैं। उर्दू में मैंने समझ आ गई, साइटेशन का हवाला देना या किसी को जामिन करार देना कि इन्होंने लिखा है। तो a citation is a reference to the source of information used in your research। जब भी आप अपने रिसर्च में जो भी इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ रिसर्च आपने सोर्सेस कहाँ से ली हैं, उनको आप क्या कहते हो, उस चीज को आप साइटेशन कहते हो, आप साइट करना कहते हो। ठीक है, एनी टाइम यू डायरेक्टली कोट पैराग्राफ or summarize the essential element of someone's else idea in your work, and in-text citation should follow। जब भी आप किसी और का कोटेशन यूज कर रहे हो या पैराफ्रेज यूज कर रहे हो या कोई भी समराइज कर रहे हो एसेंशियल पॉइंट, तब भी आप क्या करेंगे, साइटेशन वाले टेक्स्ट क्या करेंगे, आप उस टेक्स्ट को क्या करेंगे, इन टेक्स्ट साइटेशन आप वहां पे लिख देंगे, यानी उस ऑथर का नाम आप वहां पे लिख देंगे, और वो बुक कब पब्लिश हुई थी वो डेट आप लिखेंगे। ठीक है, दिस रेफरेंस यूजुअली रिफर टू फुल बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन एट द एंड। तो आप व्हेन टू साइट, हम साइट कब करते हैं, साइटेशन हम कब करते हैं, ये इंफॉर्मेशन हम कब देते हैं। द जर्नल रूल इज टू साइट द वर्क ऑफ इंडिविजुअल हुज आइडियाज, थ्योरीज और रिसर्च हैव डायरेक्टली इन्फ्लुएंस योर वर्क। तो आप जिस टॉपिक के बारे में आप रिसर्च लिख रहे हो या कोई आर्टिकल लिख रहे हो, तो उस आप जाके देखेंगे कि आपके आइडिया से रिलेटेड कोई और इंफॉर्मेशन है इंटरनेट में मौजूद, या कोई रेफरेंस में मौजूद, या स्कॉलरली जो भी आर्टिकल हैं उनमें अगर मौजूद हैं, तो आप क्या करेंगे, उनके आइडियाज, आप लोग उनके आइडियाज से मिल रहे हैं, तो आपने इंक्लूड कर लिया है वो अपने रिसर्च में। वो आप ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए, ज्यादा मजीद क्लियरिफाई करने के लिए आपने अपने रिसर्च पेपर में वो रिसर्च में इंक्लूड कर लिया है। तब आप क्या करेंगे, साइटेशन का हेल्प लेंगे, साइट करेंगे। तब by properly citing your source you will avoid plagiarism and demonstrate the amount of research you did in preparing your paper। Citation are necessary when quoting directly from another source, when paraphrasing another author, when discussing ideas from other। तो ये citation करना important क्यों है, इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि जब भी आप किसी और का काम चोरी करते हैं तो वो पकड़ा जाता है। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी के द्वारा प्लेजरिज्म को हम क्या करते हैं, हमें पता चल जाता है जो भी है। तो जिसने इंटरनेट से कॉपी किया हुआ होता है या किसी भी रिसर्च पेपर से कॉपी किया होता है, उसमें अगर प्लेजरिज्म हुई, प्लेजरिज्म का मतलब ये है कि डायरेक्ट आपने कॉपी कर लिया है किसी और का वर्क, किसी और का काम, किसी और की राइटिंग आपने कॉपी की है, उसको हम प्लेजरिज्म कहते हैं। तो प्लेजरिज्म का पता चल जाता है, दिस इज साइबर, ये क्या है, एक क्राइम है। ठीक है, वो बंदा आप पे रिपोर्ट भी कर सकता है कि इसने मेरा काम चुराया है। तो वो क्या होती है, दिस इज वेरी मच रॉन्ग। आप लोगों ने कभी किसी का काम अपने काम में इंक्लूड करके उसका रेफरेंस देना जरूरी होता है। अगर आप रेफरेंस नहीं देंगे तो ये गलत प्लेजरिज्म वाला क्या किस्सा बन जाएगा, जो भी है।
and what plagiarism and demonstrate the amount of research you did in preparing your paper. Citation unnecessary, हाँ, citation कब कब जरूरी होता है? जब भी आप डायरेक्टली किसी कोटेशन को यूज कर रहे हैं उस टाइम पे जरूरी होता है. डायरेक्टली फ्रॉम अनदर सोर्स, किसी दूसरे के सोर्स से आप कोटेशन ले रहे हैं या किसी दूसरे पैराग्राफ से, किसी दूसरे ऑथर से आप लोग किसी राइटर से उनकी इंफॉर्मेशन आप अपने रिसर्च में इंक्लूड कर रहे हैं, तब हम साइटेशन कर सकते हैं. जब भी हम कोई आइडियाज डिस्कस कर रहे हों, किसी और के आइडियाज डायरेक्टली एड्रेस अगर कर रहे हों, डिस्कस कर रहे हों, तब हम साइट यूज कर सकते हैं, साइटेशन कर सकते हैं. ठीक है. यस मैम. इन टेक्स्ट साइटेशन तो हमारे पास ये होता है कि साइटेशन जो है या फिर पेरेंथेटिकल होते हैं या फिर क्या होते हैं, इन टेक्स्ट साइटेशन होते हैं. तो वी विल डिस्कस के पेरेंथेटिकल साइटेशन क्या होती है, इन टेक्स्ट साइटेशन क्या होती है. ठीक है. इन टेक्स्ट साइटेशन पेपर written in APA style have brief in text citation that identify the authors and year of publication. तो APA क्या है? अमेरिकन फिलोसफिकल साइकोलॉजिकल एसोसिएशन. ठीक है. तो उस वहां से वो फॉर्मेट वो जो है उन्होंने पब्लिश किया था, उन्होंने एक्सप्लेन किया है. तो उसके हेल्प से हम क्या करते हैं, इन टेक्स्ट साइटेशन करते हैं. उसमें हम क्या करते हैं, ऑथर जो भी राइटर हैं उनका नाम लिखते हैं या जिस ईयर में वो वर्क जो है वो पब्लिश हुआ है उसको हम क्या करते हैं, वो लिखते हैं जिस ईयर में हुआ है. Each of these citation must correspond to an entry in a reference list. In text citation have two format. इन टेक्स्ट साइटेशन के क्या होते हैं, दो किस्म होते हैं, जो दो स्ट्रेटजीज होते हैं या दो फॉर्मेट्स होते हैं. एक होता है पेरेंथेटिकल, एक होता है नैरेटिव. ठीक है. पेरेंथेटिकल क्या होता है, बोथ द ऑथर एंड डेट सेपरेट बाय ए कॉमा अपीयर इन पेरेंथेसिस. तो हम क्या करते हैं, ऑथर का नाम जब भी हमने वो वाला फ्रेज जो भी है जिसका हम काम ले रहे हैं, ठीक है, जो भी काम है वो हमने लिख लिया, वो अपने पैराग्राफ में इंक्लूड कर लिया. तो लास्ट में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे उस राइटर का नाम और जो जिस डेट में उन्होंने वो चीज पब्लिश की थी, वो कोटेशन, वो पैराग्राफ या जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने पब्लिश की थी, उस डेट को हम लिखेंगे. और पेरेंथेटिकल साइटेशन में ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों चीजें क्या होंगे, ब्रैकेट के अंदर होंगे. अब आप लोग यहाँ पे देखिए, आप लोगों को नजर आ रहा होगा फॉल्सली, ये आप लोगों के एमसीक्यूज में आता है कि व्हाट इज द वे टू राइट पेरेंथेटिकल साइटेशन में हम लोग किस तरह, कौन से यूज करते हैं, सेपरेटेड बाय ए कॉमा और व्हाट, कहाँ से डेट कहाँ पे लिखते हैं. इस तरह के आप लोगों को एमसीक्यूज आ सकती है. ठीक है. ब्रैकेट. जी मैं जी, यहाँ पे आप देख लें, falsely balanced news coverage can distort the public's perception of expert consensus on issue. ये आपने किसी और का किया है. तो यहाँ पे पेरेंथेटिकल साइटेशन में क्या करेंगे, ब्रैकेट आप डालेंगे, उसके बाद राइटर का नाम, राइटर के नाम के साथ आप लोग कॉमा डालेंगे, उसके बाद डेट ऑफ पब्लिकेशन डालेंगे. क्लियर हो गई बात? जी मैम. So narrative में क्या होता है, the authors appear in their running text and the date appear in parenthesis. तो इन जो कॉमा से इन्वर्ट, ये जो ब्रैकेट्स हैं, इनको हम क्या करेंगे, पेरेंथेसिस कहते हैं. तो पेरेंथेसिस में क्या होता है, इसमें जो राइटर का नाम और पब्लिकेशन डेट दोनों पेरेंथेसिस के अंदर आते हैं. नैरेटिव राइटिंग में हम क्या करते हैं, जो राइटर का नाम होता है वो पैराग्राफ के साथ ही लिख देते हैं, सिर्फ जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है वो ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं. समझ आई इस बात की? यस मैम. क्लियर हो गई ये बात? आप एग्जाम्पल देख लें आप लोग, ऑथर नेम, यहाँ पे आप लोगों का ऑथर का नाम आ गया है और ब्रैकेट के अंदर सिर्फ आप लोगों का डेट आ गया है. तो आप लोगों इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ ये डिफरेंस है कि पेरेंथेसिस के अंदर जब भी राइटर का नाम और डेट ऑफ पब्लिकेशन जब भी ब्रैकेट के अंदर आएंगे, दोनों क्या होंगे, ब्रैकेट के अंदर आते हैं. पेरेंथेसिस के अंदर अगर अंदर आते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, पेरेंथेटिकल साइटेशन. और नैरेटिव में क्या होता है, सिंपली राइटर का नाम भी सिंपली सेंटेंस के साथ ही यूज होता है, सिर्फ डेट ऑफ पब्लिकेशन जो है वो पेरेंथेसिस के अंदर आता है, ब्रैकेट में आता है या पेरेंथेसिस के अंदर आता है. ठीक हो गई बात? जी मैम. The reader may then refer to the reference list to find the rest of information about the book or article written by, हाँ वो वाला information आप डाल देंगे. जी.
लिस्टिंग अथर, जब हाँ फॉर एग्जाम्पल हमारे पास तो इतने सारे राइटर्स होते हैं, तो एक आर्टिकल को कभी इस तरह होता है कि 2 राइटर्स ने भी लिखा होता है, कभी 3 राइटर्स ने भी लिखा होता है, कभी इस तरह होता है कि तीनों डिफरेंट राइटर्स ने लिखा होता है लेकिन सेम डेट को उन्होंने पब्लिश किया हुआ होता है। तो उस टाइम पे हम किस तरह साइट कर सकते हैं या साइटेशन कर सकते हैं? The author date method or in citation requires the inclusion of author surname and year of publication in the text at the appropriate place. Use surname only. तो हम क्या करते हैं, राइटर्स के हम सरनेम यूज करते हैं, ठीक है। सरनेम क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम राहीला नाज है, तो अब मेरा सरनेम क्या हो गया, नाज हो गया, ठीक है। नाज होगी। हाँ ठीक है, ये सरनेम है जो आपके फादर के नेम होते हैं जो आप लोगों को मिल रहे होते हैं, ठीक है। जी मैम। उनको do not include initials for first or middle names or suffixes such as jr unless you cite more than one author with the same last name. तो आप हम सारे क्या करेंगे, जब भी हम साइट करेंगे जो भी राइटर है उनके लास्ट नेम हम लिखेंगे, लेकिन अगर लास्ट नेम दो राइटरों ने अगर एक वर्क लिखा है और दोनों राइटर्स के जो नेम्स होते, दोनों राइटर्स के जो नेम होते हैं वो लास्ट में सरनेम उनके सेम है, तो हम क्या करेंगे, उनके सफिक्सेस ऐड करेंगे, फर्स्ट नेम ऐड करेंगे, उनका शॉर्ट फॉर्म, फर्स्ट नेम का शॉर्ट फॉर्म होगा वो ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा JR.unless, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का अगर आप लोगों का जो सर नेम है दो से, फॉर एग्जांपल राहीला मुश्ताक है, तो मेरा नाम भी राहीला नाज है, यहाँ पे राहीला मुश्ताक कोई एक का, तो हमारे नेम क्या हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल सेम आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इन राइटर के नाम सेम आ रहे हैं तो फर्स्ट नेम के सफिक्सेस हम ऐड करेंगे। क्लियर हो गई बात? यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी मैम ये एंड वाली 3 लाइंस प्लीज दोबारा रिपीट कर दे। एंड वाली डोंट इंक्लूड। अच्छा, डू नॉट इंक्लूड इनिशियल फॉर फर्स्ट और मिडिल नेम, तो फर्स्ट नेम और मिडिल नेम के साथ हम कोई भी इनिशियल हम यूज नहीं कर सकते, या कोई भी, फॉर एग्जांपल सिर्फ आप लोग लिख रहे हो ना, फॉर एग्जांपल मैंने अगर कोई आर्टिकल लिखा तो आप राहीला नाज लिख रहे हो, तो आप लोग जी मैम। इनिशियल्स कभी भी यूज नहीं करेंगे, राहीला या आर कभी भी यूज नहीं करेंगे। हाँ जी 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 मैम। इन केस अगर मेरे साथ किसी दूसरे नाज जिनका सरनेम भी नाज आ रहा है, अगर हम दोनों के सरनेम सेम आ रहे हैं तो तब हम इनिशियल ऐड कर सकते हैं, क्योंकि R.नाज और उनका इनिशियल नेम क्या है, फॉर एग्जांपल JR नाज है, ठीक है, तो R नाज जी JR मैम। नाज तब हम इंक्लूड कर सकते हैं। अभी जी क्लियर हो गई मैम। बात? जी मैम हो गई। थैंक यू। हाँ, उसके बाद हमारे पास है, हाँ ये आप लोग देख लें कि ऑथर, अगर हमारे पास एक ऑथर है, दिस इज इम्पोर्टेंट, आप लोगों को ये सारे एमसीक्यूज में आते हैं, ठीक है। और ये वाला चैप्टर जो है, ये वाला स्लाइड्स आप लोग इस तरह करके रट मार दें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है एज यूर मिड टर्म और कंसर्न। मिड टर्म के पेपर में भी यही मैं ज्यादा ये इस चीज को फोकस करूंगी, क्योंकि फाइनल में ये सब इसी टॉपिक में से आते हैं ज्यादातर क्वेश्चन, ठीक है। जी मैम। यस ऑलमोस्ट 80% इसी क्वेश्चन से आते हैं। अगर हमारे पास एक ऑथर है तो हम क्या करेंगे, पेरेंथेटिकल साइटेशन अगर हम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों को पेरेंथेसिस के अंदर लाके लूना नेम लिखेंगे और उसके बाद कॉमा लगा के डेट ऑफ पब्लिकेशन लिखेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास नैरेटिव साइटेशन कर रहे हैं तो लूना क्या आएगा, ये पेरेंथेसिस के अंदर नहीं आएगा, ये क्या आएगा, ये सेंटेंस में ही आएगा, ठीक है, नैरेटिव फॉर्म में सेंटेंस में ही आएगा। क्लियर हो गई, समझ आ गई इसकी? जी मैम। उसके बाद अगर हमारे पास 2 ऑथर्स हैं तो हम 2 ऑथर्स के सर नेम लिखेंगे, सलाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो भी है, इन 2 राइटर्स के नाम, और क्या है, इन दोनों ने ये वाला आर्टिकल दोनों ने लिखा है तो उसका डेट ऑफ पब्लिकेशन यहाँ पे लिखेंगे। और सेम एज नैरेटिव में हम नेम ऑफ द राइटर जो है, नेम ऑफ द ऑथर जो है, उनको हम क्या करेंगे, पेरेंथेसिस के अंदर नहीं डालेंगे। अगर हमारे पास 3 ऑथर्स हैं, 3 और मोर ऑथर्स हैं, तो हम ये वाला एमसीक्यू लास्ट एमसीक्यूज में आया था, लास्ट फाइनल पेपर में, कि 3 और मोर ऑथर्स जब होंगे तब हम किस तरह लिखेंगे, पेरेंथेटिकल साइटेशन हम किस तरह करेंगे। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो है, जो भी एक बंदे का नाम लिखेंगे, एक राइटर का नाम लिखेंगे, उसके साथ एट ऑल लिखेंगे। समझ आई बात?
एक Yes, राइट ma'am. एक राइटर का नाम लिखेंगे, उसके साथ एट ऑल लिखेंगे और उसके बाद डेट ऑफ पब्लिकेशन। और इसमें नैरेटिव साइटेशन में हम क्या करेंगे, मार्टिन एट ऑल करेंगे, उसके बाद जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। यस मैम। समझ आ गई? तो ये सारा कुछ आप देख लें। तो आप बुक विद नो, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, या देख लें बुक विद नो ऑथर। तो अब अगर आप लोगों के पास आपने रेफरेंस कहीं से ली है तो उसमें ऑथर का नाम आपको नहीं मिल रहा, किसी और अननोन है, ठीक है, आप लोगों के पास नहीं है, तो यूज द बुक टाइटल इन italics देन द ईयर। तो आप क्या करेंगे, राइटर का नाम तो अभी आपको नहीं पता है, एनोनिमस है, आप लोगों को नहीं मिल रहा है, अननोन है, तो तब आप क्या करेंगे, आप जो भी टॉपिक है या जो भी टाइटल है उस बुक का या उस आर्टिकल का, उसको इटैलिक फॉर्म में लिखेंगे और डेट ऑफ पब्लिकेशन डाल देंगे। समझ आ गई बात? जी मैम। Italic form. जी, ये आइटैलिक फॉर्म इस तरह होता है, जो टेढ़े टाइप के होते हैं ना राइटिंग, कैलीग्राफी टाइप की राइटिंग होती है, उसमें है, ठीक है। अगर आप लोग लिख रहे हैं तो दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो अगर आप लैपटॉप या किसी भी इसमें काम कर रहे हो, लैपटॉप में या फिर अपने मोबाइल फोन में काम कर रहे हो, तो ये आप यू कैन इजीली चेंज इट इनटू आइटैलिक फॉर्म, ठीक है। वो टॉपिक होगा उसका नाम देंगे, क्योंकि राइटर का नाम आपको नहीं पता और डेट ऑफ पब्लिकेशन अगर आपको पता है तो उस हिसाब से लिख देंगे। मैगजीन आर्टिकल एंड नो अथर, जब भी आपके पास कोई मैगजीन है और अथर का नाम आपको नहीं पता, मैगजीन आर्टिकल है, यूजिंग द आर्टिकल टाइटल इन कोड देन द ईयर, तो आप लोग क्या करेंगे, उसका टॉपिक लिखेंगे, उसके बाद डेट लिखेंगे। मोर देन वन साइटेशन सेम पेरेंथेसिस, अगर एक से ज्यादा अगर हमने साइट करना हो एक पेरेंथेसिस के अंदर तो उनको हम कहाँ किस चीज से सेपरेट करेंगे, सेमीकोलन से। सेमीकोलन इस चीज को कहते हैं, ऊपर फुल स्टॉप की तरह ऊपर एक डॉट होता है और फिर कोमा होता है, इस चीज को हम क्या कहते हैं, इस सेमीकोलन हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये पंक्चुएशन मार्क्स में आप लोगों को आते हैं, ये सारी चीजें, कोमा हो गया, फुल स्टॉप हो गया, ये सेमीकोलन हो गया, हाइफन हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर हमारे साथ एक ही पेरेंथेसिस में हमने ज्यादा लोगों को, ज्यादा ऑथर्स को हमने साइट करना हो, तो हम क्या करेंगे, एडम्स एट ऑल। एडम्स एट ऑल हम क्या कब लिखते थे, एक से ज्यादा जब हमारे पास ऑथर्स हों विद द सेम डेट ऑफ पब्लिकेशन, तब हम ये करेंगे एडम्स एट ऑल, उसके बाद डेट ऑफ पब्लिकेशन लिखेंगे और उनको हम क्या करेंगे, सेमीकोलन से डिवाइड करेंगे। अगर हमारे पास पेरेंथेसिस में, एक ही पेरेंथेसिस में हमने ज्यादा राइटर्स को कोट करना होगा, कर रहे होते हैं, तो समझ आई बात? जी क्लियर हो गई? मैम इसमें तो सबका नाम भी लिखे हुए, पीछे जो था उसमें नाम लिखे, लेकिन जो उससे पीछे एग्जांपल्स थी उसमें सिर्फ एट ऑल लिखा हुआ था, आगे नेम नहीं लिखे हुए। हाँ, तो एक वो होगा, मुझे 3 टाइम्स होगा, जिनके 3 राइटर्स के नाम हैं उनका एट ऑल होना चाहिए। जी एक से ज्यादा अगर अब आपके पास है तो आप क्या करेंगे, एक से ज्यादा अगर आपके पास ऑथर्स के नेम्स आ रहे हैं तो आप सिर्फ एक ऑथर का नाम लिखेंगे और डेट ऑफ पब्लिकेशन, या फिर एट ऑल लिखेंगे, ठीक है। जी मैम। Is it enough for today or not? Yes ma'am. यस मैम। Okay, when next I am sharing these slides with you, आप लोग देख भी लें कि ये क्या क्या चीज है, इसमें किस चीज के बाद, ये आप जरूर देख लें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप लोग ये सारे देख लें और जो भी आप लोगों का क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप अभी भी पूछ सकते हैं आप लोगों के पास। मैम आपने बाकी स्लाइड सेंड किए, ये वाली नहीं की, साइटेशन वाली ये भी नहीं please की कर है मैंने, तो ये मैं कर दूंगी, ठीक है, आप लोगों को जी मसला नहीं मैम। होगा, ठीक है, ये जी मैं मैम, कर दूंगी। थैंक यू मैम। Okay, thank you so much for joining me. मैम रोल कॉल ले ली? रोल कॉल यहाँ से लेना होता है? यस मैम। Yes, ma'am.